नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय सच्चाई प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सीडीपी बाल विकास की 15 नंबर क्लास रहेगी, 15वीं क्लास है ये। और इस क्लास में आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का चैप्टर चल रहा है। कल की क्लास में हमने आपकी जो महत्वपूर्ण जीन पियाजे जी, पावलोव, कोहलर हो गए, थांडाइक का सिद्धांत हमने बताया, कोहलर का सिद्धांत हमने अच्छे तरीके से बताया, ईपी पावलोव का सिद्धांत, जीन पियाजे जी, इनके संबंधित हमने सिद्धांत आपको बताए। आज जो आपके वुडवर्थ, जॉन डेवी, फ्रॉबेल, टर्मन, ये सारे सिगमंड फ्रायड, ये सारे जो मनोवैज्ञानिक, इनके डिटेल से चर्चा करेंगे। और पिछली बार किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे वो भी हम चर्चा करेंगे। और क्या संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिसका आई बटन पे भी प्लेलिस्ट सभी लोगों को दे दिया गया है। तो प्लेलिस्ट भी सभी लोगों को ध्यान दीजिए। सारी क्लासेज रिकॉर्डेड है, आपको प्लेलिस्ट से जाना है, चेक कीजिए। सारी क्लासेज, सारे लेक्चर सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले हम आपके वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक के कुछ बात कर लेते हैं, जो एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वुडवर्थ की बात करें, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1869 को हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वह 4 जुलाई 1962 को हुई है। ये मूल निवासी कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के वुडवर्थ हैं और इनका योगदान प्रेरक मनोवैज्ञानिक के रूप में है, जो मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व है और इनके समर्थक है, तो प्रेरक मनोवैज्ञानिक के समर्थक कहला जाते हैं। अगले आते हैं आपके जॉन डेवी। अक्सर पूछा जाता है एमपीटेट एग्जाम में। जॉन डेवी भी आपके अमेरिका के मूल निवासी है। जन्म 1859 और मृत्यु 1952 में है। और प्रमुख इनके जो पुस्तकें हैं ये इंपॉर्टेंट आती है। जॉन डेवी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, पहला है द स्कूल एंड द सोसाइटी, 1899 में इन्होंने दी। द चाइल्ड एंड करिकुलम, ये अक्सर पूछा जाता है, 1902 में दी। हाउ वी थिंक, 1910 में थी, ये आपकी जॉन डेवी की बुक है। इंस्टेट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, रिकॉन्स्ट्रक्शन इन फिलोसफी, एक्सपीरियंस एंड नेचर, स्कूल ऑफ टुमारो, ये सारे जॉन डेवी के हैं। और जॉन डेवी का जो जन्म है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ पे हुआ था? बालिंगटन नगर में हुआ है। और इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा में आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न आ गया कि प्रगतिशील शिक्षा में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो जॉन डेवी ने की थी। और किसका मानना है कि शिक्षा ही जिंदगी है और सीखना मूल व्यवहार है? तो जॉन डेवी का मानना है। शिक्षा में प्रशिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि विषय केंद्रित। किसने कहा? जॉन डेवी ने कहा। ये सारी चीज़ें आपको नोट होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब आती है फ्रॉबेल के, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है। फ्रॉबेल के बारे में जो है कि ये मूल निवासी जर्मनी के हैं और इनका जन्म 21 अप्रैल 1782 को हुआ और इनकी मृत्यु 31 जून 1852 की हुई। और इनका फ्रॉबेल का योगदान क्या है दोस्तों? तो फ्रॉबेल एक जर्मन शिक्षा शास्त्री है। इन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली दी, जो अक्सर पूछा जाता है। तो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो फ्रॉबेल है, आपको नोट कर लेना है। और इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतंत्र क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। प्रश्न आ गया कि खेल द्वारा शिक्षा और स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर किसने बल दिया है? तो फ्रॉबेल ने बल दिया है। अगला आता है टर्मन, जो अक्सर पूछा जाता है। टर्मन की बात करते हैं तो मूल निवासी अमेरिका के हैं और इनकी बुद्धिलब्ध के संबंध में इन्होंने सूत्र दिया है। तो टर्मन ने बुद्धि का कौन सा सूत्र दिया? सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। टर्मन ने बुद्धिलब्ध का सूत्र, जो हम IQ निकालते हैं ना, कि मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु, या इंग्लिश में हम लिखते हैं MA, मेंटल एज, ठीक है, और CA करंट एज, यानी वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 करते हैं MQ निकालने के लिए, यही है। तो किसने दिया है? टर्मन ने दिया है, नोट कर लीजिए। और टर्मन ने बुद्धिलब्ध की तालिका मैरिल के साथ मिलकर दी थी। प्रश्न आ सकता है, टर्मन ने बुद्धिलब्ध की तालिका किसके साथ मिलकर दी? मैरिल के साथ, जो कि वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ तालिका मानी जाती है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना, पढ़ना है। और स्कीमा शब्द जो अक्सर पूछा जाता है उसकी बात करेंगे। जीन पियाजे जी का पहले कल हमने बताया था डिटेल, कुछ चीज़ें रह गई, उनको भी नोट कर लीजिए। जीन पियाजे जी से पिछली बार क्या प्रश्न पूछा गया था? जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक या संवेगात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और पियाजे जी ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है और बालक द्वारा अर्जन ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और
परिमार्जित होता रहता है। तो किसने कहा? जीन पियाजे जी ने, और ये पिछले बार वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को नोट करते जाना, क्या क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे पूछा गया था कि पियाजे जी से पहले लोगों में इस बात को मानने की अधिक संभावना थी कि बच्चे का दिमाग वयस्कों के दिमाग का एक लघु मॉडल होता है। क्या होता है? जीन पियाजे जी पहले लोगों में इस बात को मानने की अधिक संभावना थी कि बच्चे का दिमाग वयस्कों के दिमाग का एक लघु मॉडल होता है। तो जीन पियाजे से संबंधित हो जाता है। अगला जीन पियाजे से क्या पूछा गया था कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण संचार, विचार, अनुभव, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है, और इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं। और इसी वर्ग 3 में पूछा गया था कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान ध्यान, भाषा, स्मृति, चिंतन, मनन, धारणा, समस्या को हल करना आदि क्रियाओं को संलग्न होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो इन चीज़ों को भी हमें नोट करना है और चीज़ों को समझना है। ठीक है, और जो चीज़ें हैं स्कीमा की बात कर लेते हैं, जो अक्सर जीन पियाजे जी स्कीमा शब्द है जो पूछा जाता है, तो स्कीमा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्कीमा या स्कीम्स के बिल्कुल अलग संप्रत्यय है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, स्कीमा और स्कीम्स। स्कीम्स मतलब होती है ऑफ़र होता है ना, कि स्कीम्स चल रही हैं यानी ऑफ़र चल रहा है। तो पियाजे जी का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होती है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या पूछा गया था कि यह मस्तिष्क में संचित सूचनाओं एवं अनुभवों का ढांचा होता है जिसके अनुसार व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। तो स्कीमा हो गई। ये कई बार आपके एमपी-टेट 2018 में, सीजीटीटी में पूछा गया, सी-टेट में कई बार पूछा गया है। और वर्ग 3 में क्या पूछा गया था कि पियाजे जी के अनुसार जब एक बच्चा मौजूदा स्कीमा या समझने के समक्ष हो जाता है तो वह संतुलित की स्थिति में होता है। तो पियाजे जी के अनुसार है, पूछा गया था कि जब एक बच्चा मौजूदा स्कीमा या समझने के समक्ष होता है तो वह संतुलन की स्थिति में होता है। किसके अनुसार? पियाजे जी के अनुसार। ठीक है, और तो इन चीज़ों को भी समझना है। और पियाजे जी का संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर बात करते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है कि पियाजे जी को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, और इन्होंने बच्चे के विकास की 4 अवस्थाएं दी है। जो बौद्धिक अवस्था आप जानते हैं, कल हमने बताया था 4 अवस्थाएं, अगर नहीं देखा तो पिछले ही क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और ये भी पूछा गया था पिछले कि प्रत्येक बच्चे के पास उत्प्रेरण शिक्षा, खेल कूद, मनोरंजन और संस्कृत क्रियाकलापों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास का अधिकार होता है। ठीक है, अनुकूलन शब्द अक्सर पूछा जाता है जीन पियाजे जी में। तो पियाजे जी के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी समझना है। अगला पॉइंट्स क्या ध्यान है कि आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से समायोजन करने के लिए पूर्व में सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। तो आत्मसातकरण के बारे में आपने समझ लिया। ठीक है, अब आइए जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अब बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। सिगमंड फ्राइड की अगर बात करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, और इनके प्रमुख योगदान इनका, हिटलर ने फ्राइड की संपूर्ण पुस्तकें और हस्तशिल्पियों को जला दिया था हिटलर ने, लेकिन हिटलर इसका विरोधी था, इसलिए उनकी जो जितने भी सिगमंड फ्राइड की पुस्तकें उनको जला दिया था हिटलर ने। इन्हें विश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न आगे, विश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है। स्वप्न विश्लेषण एवं मन की विभिन्न अवस्थाओं का सिद्धांत के प्रतिपादक आपके सिगमंड फ्राइड हैं। मन की संरचनाओं में अचेतन मन पर अधिक कार्य किया है इन्होंने, और इसी के साथ इन्होंने मनुष्य की कामुकता पर गहन अध्ययन कार्य भी किया है सिगमंड फ्राइड ने। कामुकता 2 भावनात्मक ग्रंथियां होती हैं, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एक होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। मुखी जो अवस्था होती है, गुदी अवस्था, ये लिंगावस्था, या आप कह सकते हैं सुप्तावस्था या जन्नांगी अवस्था, ये इन्होंने ही परिचित करा है सिगमंड फ्राइड ने ही। और मस्तिष्क की संरचना के अंतर्गत ईदम, अहम, पराहम, इद, ईगो, सुपर ईगो ने पढ़ा होगा। ये सब आपकी किसकी देन है? सिगमंड फ्राइड की देन है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आपने इरोज, ये शब्द भी आपने पढ़ा होगा, इरोज, और आपका द मैट्स किसका प्रतिपादन है? तो इनका ही, आपके सिगमंड फ्राइड का ही योगदान है। तो इन चीज़ों को समझना है। और ब्रूनर के बारे में पढ़ लेते हैं। जेम्स ब्रूनर।
ब्रूनर की बात करते हैं, मूल निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं और इनकी जो पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, आप लोग देख सकते हैं। वैल्यू एंड नीड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर्स इन परसिपिटेशन की बात हो रही है, परसिपिटेशन की बात हो रही है, 1947 की बात हो रही है। तो ये सारे हैं, इनका योगदान जान लेते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। तो इनका योगदान अगर जानते हैं तो ब्रूनर की योगदान की बात करेंगे, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत, शिक्षा दर्शन, ज्ञानात्मक विकास के सक्रिय रूप, प्रतिमा रूप, प्रतीकात्मक रूप के प्रतिपादक, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत और विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात हो रही। तो इन चीज़ों को अभी फोकस करना है। और आइए जानते हैं पिछली बार क्या प्रश्न पूछा गया था कि पूर्व परिचालन अवस्था को पूर्व परिकलात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये पिछली बार पूछा गया था। तो जीन पियाजे की जो अवस्था उससे पूछा गया था। और जीन पियाजे जी में एक और प्रश्न पूछा गया था कि पियाजे जी द्वारा विकास की 4 अवस्थाएं दी, इंद्रिय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक। ये अभी आया था, सिंपल सा प्रश्न था लेकिन वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न था। पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी अवस्था है? पहली संवेदी अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह 1 से प्रारंभ तक होता है। तो ये पूछा गया था। और अक्सर पूछा गया कि एक बच्चे के जो बालकाल की समयावधि होती है वह 2 वर्ष तक का समय पूर्व परिचालन अवस्था कहलाता है। ये भी पूछा गया था। तो ये प्रमुख आपके संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो अक्सर पूछा जाता है। अब बात आती है जो पिछली बार इम्पोर्टेंट, नैतिक विकास, यानी नैतिकता की भी बात बहुत ज़रूरी है। नैतिक विकास की बात करते हैं तो अक्सर पूछा जाता है। नैतिक विकास में सभी लोग जानते हैं किस मनोवैज्ञानिक की हम बात कर रहे हैं, सभी लोग समझिएगा। देखिए, नैतिक विकास को हैविंगहर्स्ट ने 5 स्तरों अवस्थाओं के आधार पर जो है समझाया है। इन्होंने समझाया कि पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवस्था होती है। स्वकेंद्रीय अवस्था 3 से लेकर 6 वर्ष तक अवस्था होती है। हैविगस ने बताया कि परंपराओं के धारण करने की अवस्था 7 से लेकर 12 वर्ष अर्थात किशोरावस्था के प्रारंभ में होती है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यह आपने पढ़ा होगा, अक्सर एग्जाम में यह शब्द आता है, आधारहीन चेतना अवस्था, तो वह होती 13 से लेकर 18 वर्ष, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था को ही आधारहीन आत्मचेतना अवस्था कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हैविगस्ट के अकॉर्डिंग। अगला आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था 18 वर्ष के बाद आधार युक्त होती है और आधारहीन 18 से पहले, यानी किशोरावस्था। ये रहे आपके हैविगस्ट की बात करते हैं। अन्य बाल विकास के सिद्धांत और प्रवर्तक हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आपके फ्रायड ने दिया। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक एरिक्सन होते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। सामाजिक संवेगिक परिस्थिति का सिद्धांत आपके ब्रेनर की बात आती है। भाषाई विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की, क्योंकि भाषा की बात होती है तो चॉम्स्की का नाम आता है। सामाजिक संस्कृत का विकास वाइगोस्की का, जहाँ भी सामाजिक शब्द आएगा तो ये समझ लीजिए वाइगोस्की नाम अवश्य जुड़ा होगा उससे। और संज्ञानात्मक शब्द आएगा तो समझ लीजिए कि जीन पियाजे जी का नाम जुड़ा होगा। परिपक्वता का सिद्धांत की अगर बात आती है तो गैसेल की बात आती है। ये इम्पोर्टेंस पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बात आती है कि इनके जो प्रमुख नैतिक विकास के सोपान और स्तर चरणों की बात कर लेते हैं। तो नैतिक विकास के बारे में अगर बात करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत अंतिम सिद्धांत है। इसके बाद हम फिर मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये अब सिद्धांतों वाला चैप्टर क्लियर करते हैं। और पिछली बार क्या प्रश्न पूछा गया था लॉरेंस कोहलबर्ग से, वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा, हो सके तो नोट करते जाइएगा। यहाँ पे समझना, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास समाज द्वारा होता है। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 1969 में किया। ये वर्ग 3 में पिछली बार आया हुआ प्रश्न। अगला पॉइंट्स क्या लिखना है आपको कि कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये पिछली बार पूछा गया था। और क्या क्या पूछे जाते हैं कि यह सिद्धांत नैतिक दुविधा पर किए गए उससे साक्षात्कार पर आधारित है। तो साक्षात्कार पर यह आधारित होता है।
यानी जो ये अवस्थाएं स्तर किस प्रकार हैं, पूर्व नैतिक स्तर जिसे हम प्री मोरल कहते हैं, परंपरागत नैतिक स्तर कन्वेंशन मोरलिटी लेवल बहुत बात होती है, और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल स्तर सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल, जो हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो पूर्व जो नैतिक अवस्था होती है बालक 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होती है, परंपरागत नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष के दौरान, और आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर 13 वर्ष से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक होती है। पिछली बार क्या पूछा गया था, ध्यान देने वाली बात यह है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। इनमें प्रत्येक चरण मौलिक सुविधाएं सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण चरण को जाना जाता है। तो इस प्रकार से पूछा गया था। और अगला पॉइंट ध्यान देना, पिछली बार पूछा गया कि कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में आज्ञा व दंड की अवस्था कहा जाता है। तो आज्ञा और दंड की अवस्था कोहल वर्ग के सिद्धांत होता है पूर्व पारंपरिक अवस्था हो जाता है। और पूर्व पारंपरिक अवस्था मतलब पूर्व नैतिक स्थिति की बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना नॉलेज होने के बाद फिर हमें पॉइंट पे कहाँ आना है, जो पिछली बार भी पूछा गया था कि वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर से संबंधित है। यानी वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास ये किससे संबंधित हो जाते हैं, कोहल वर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर से संबंधित हो जाते हैं। इसके बाद यह है कि स्वकेंद्रित अवस्था क्या होती है, सेल्फ कंट्रेड स्टेज की बात करते हैं, सेंट्रेड स्टेज की बात करते हैं, केंद्रित मतलब सेंट्रेड। तो इस अवस्था का कार्यकाल 30वें वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है, स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है। और इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तित्व अवस्थाओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान देना, कहाँ पे, चारों ओर जो है आपके केंद्रित रहती है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। जो मेन पॉइंट है आपके नैतिक स्तर के स्तर और सोपान जो पूछा जाता है डिटेल के साथ जानते हैं और क्लास को एंड करते हैं। इसमें यह ध्यान देना कि जैसा पहला स्तर होता है पूर्व परंपरागत स्तर, क्या होता है पहला स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और इस पूर्व परंपरागत स्तर की अगर बात आती है, पूर्व परंपरागत स्तर में आपका प्राक अवस्था आता है, प्राक नैतिकता जिसे बोलते हैं। इसमें जो इस स्तर में उन्मुखीकरण क्या होता है, किन शब्दों को ध्यान दें, हम कैसे पहचानेंगे ये पूर्व परंपरागत स्तर से संबंधित है। आत्मकेंद्री निर्णय होता है, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता होती है, और यांत्रिक सापेक्षिक स्वरुचि अभिमुखता। ये 3 शब्द अगर आपके क्वेश्चन में हैं, ऑप्शन में हैं, तो वह पूर्व परंपरागत का प्राक नैतिकता होगी। और इनका प्रमुख संबंध किससे होता है, दंड के बचाव से होता है, स्वलाभ से होता है, व्यवहार से होता है। दो इन चीज़ों को समझना। दूसरा होता है आपका 4 से लेकर 10 वर्ष में परंपरागत स्तर। ये अवस्था सामाजिक नैतिकता होती है। स्तर विशेष उन्मुखीकरण, परस्पर एक रूप अभिमुखता या अंतः व्यक्तित्व सहमति होती है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता या प्रभुत्व तथा सामाजिक क्रम संपोषण उन्मुखीकरण होता है। तो सामाजिकता की बात आती है तो परंपरागत स्तर, और इसमें अक्सर क्या पॉइंट होता है, अच्छा लड़का लड़की दृष्टिकोण, कानून व्यवस्था नैतिकता, ये 2 पॉइंट्स अगर दिखते हैं तो परंपरागत स्तर आती है। ठीक है, इसके बाद हमें ध्यान देना है तीसरा स्तर जो आता है 10 से लेकर 13 वर्ष में, उत्तर परंपरागत स्तर। इस आयु में स्व अनुमोदित नैतिकता होती है। स्तर विशेष उन्मुखीकरण होता है इसमें भी, जैसे सामाजिक अनुबंधन, विधि सम्मत अभिमुखता होती है, सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत होता है, और इनका जो प्रमुख संबंध होता है वह लोकतांत्रिक अनुमोदित कानून और सैद्धांतिक चेतना से होता है। तो 13 वर्ष या इससे प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था कहलाती है। तो 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था हमारी कहलाती है परंपरागत स्तर, और आपके 10 से लेके 13 वर्ष की अवस्था कहलाती है परंपरागत स्तर, और 4 से लेके 10 वर्ष तक की अवस्था हमारी कहलाती है पूर्व परंपरागत स्तर। तो ये अवस्थाओं में कोई डिफिनेशन दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, सभी को अच्छे तरीके से समझना है। कोई भी दिक्कत हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, गलतियाँ हैं थोड़ा बहुत, अभी यहीं पे थोड़ा एज में आपको लग रहा है कि सर ने थोड़ा गलतियाँ की है, मुझे भी एहसास, इसे मैं बाद में आपको डिफिनेशन कर दिया हूँ पूरा। तो चीज़ें होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, सीखना जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, इतना ध्यान लीजिए। गलतियों को छिपाना नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए, हाँ मेरे से हुई है, और एक्सेप्ट हमेशा करना चाहिए। आप हमेशा
सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद सभी का। इसी तरह क्लास को अटेंड करते रहिए, प्रिपरेशन मजबूत कीजिए और कल जो हमारी क्लास आएगी इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें पूछी गई, अब एमसीक्यूज के माध्यम मॉक क्वेश्चन यानी कि हम एमसीक्यूज करेंगे। ऑप्शन वाइज कल हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो ध्यानपूर्वक 7 to 7:30 PM में हमारी क्लास रहेगी। तो सभी लोगों को ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन को मजबूत करना है, तैयारी बेहतरीन करना है, ताकि 101% एग्जाम को फतेह किया जा सके। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।